हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास ज्योग्राफी में है एटमॉस्फेयर पे यानी वायुमंडल पे। तो वायुमंडल को हम देख लेते हैं। हम बहुत संक्षिप्त में इसको कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम अपने इस जो हम कंसेप्ट वायुमंडल का करेंगे इससे बाहर क्वेश्चन की रेंज नहीं रख सकता। तो आप देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वायुमंडल है क्या। ये हम सब जानते भी होंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, कि ये गैसों का आवरण है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो कवर है, ग्लास हाउस जिसको हम बोल देते हैं, गैसों का आवरण है, तो उसको बोलते हैं वायुमंडल। अब इस गैसों के आवरण में कौन कौन सी गैसें हैं, बेसिक से पॉइंट भी कर लेते हैं। तो ये 7-8 गैस हैं जो हमने इस रेड बॉक्स में लिखी हैं और ये लिखी हैं। जो रेड बॉक्स में लिखी हैं, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस के लेवल का कि ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, या निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है जो गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे पूरे विश्व का सबसे वाइब्रेंट इशू है। ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी का बढ़ना, जिससे ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा बना रहता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे मीथेन है। तो कई बार तो प्रश्न आता है दूसरे नंबर पर, आजकल क्योंकि लेवल अलग अलग चीज़ों के जो है वो बढ़ रहे हैं, अलग अलग आयामों को छू रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी सबसे ज़्यादा जो गर्मी बढ़ाने वाली गैस है वो CO2, दूसरे नंबर पे मीथेन। फिर इसको मार्स गैस बोलते हैं, धान के खेतों में पाई जाती है, नमी वाले स्थानों पर पाई जाती है, कोयला खदानों में पाई जाती है, दलदल के पास पाई जाती है। यानी इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी मॉइस्चर है, नमी है, वहाँ पर हमें कौन सी गैस मिलेगी, मीथेन मिलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पृथ्वी पर कम हो जाए तो गर्मी घट जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए तो गर्मी बढ़ जाएगी। धरातलीय ओजोन यानी ओजोन परत का जो लेयर्स, जो उसकी परत हमें पृथ्वी के पास पाई जाती है। जल वाष्प, जो हमारे जल वाष्प मतलब जो वायुमंडल में हाइड्रो, जिनको बोलते हैं हाइड्रोप्स, जो तैरती रहती हैं वो, इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड हमने जो यहाँ पहले लिखी हुई है, धरातलीय ओजोन और जल वाष्प। तो ये तो थी हमारी जो हमने यहाँ पर लिखी हैं ग्रीन हाउस गैसें, और गैसों का आवरण जो है वायुमंडल है। पृथ्वी के ऊपर ही वायुमंडल कैसे टिका हुआ है, जैसे हमारा ये अर्थ है इस तरह, तो इसके ऊपर जो हवा की परतें हैं वो किस तरह टिकी हुई हैं, उसके पीछे क्या कारण है। तो उसके पीछे कारण है ग्रेविटी, यानी ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, इस यानी यहाँ पर जो ग्रेविटी है पृथ्वी की, वो इस वायुमंडल को अपने साथ पकड़े हुए है। यानी अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल न हो तो वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर नहीं टिक सकता। यहीं पे आप समझ सकते हैं कि अगर किसी ग्रह पे, उपग्रह पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता तो उसका कारण क्या है, वहाँ पर ग्रेविटी का न होना है। चंद्रमा के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पर जो मून है, वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी का कितनी है, 1/6 है। उसका अर्थ यही है कि यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। तो हवाएं भी 6 गुना कम, यानी न के बराबर यहाँ पर चंद्रमा पे वायुमंडल हमें मिलेगा। तो वायुमंडल के बारे में हमने पॉइंट किए। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ये पॉइंट सभी को पता है, 78.08% होता है। ऑक्सीजन लगभग 21%, ऑर्गन 0.93% और CO2 0.03%। अब आप देखें, ऑर्गन वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा नॉन एक्टिव गैस है। यानी जो 6 हम निष्क्रिय गैस करते हैं, रेडॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जो हम करते हैं, उनमें 6 में एकमात्र ऑर्गन है जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। यानी बाकी गैसें कहीं यानी वायुमंडल में और गैसें नहीं मिलती हैं। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। तो नाइट्रोजन का यूज क्या है,
नाइट्रोजन भी लगभग नॉन एक्टिव है, यानी इसको आप एक तरह से अक्रिय या निष्क्रिय बोल सकते हैं, जबकि पूरी तरह से निष्क्रिय ये नहीं है। तो नाइट्रोजन अक्रिय है, तो नाइट्रोजन को बहुत सी चीज़ें सुरक्षित रखने के लिए उसमें भर दिया जाता है, चाहे वो चिप्स के पैकेट हों या जो हमारे नस्ल वाले अलग अलग नस्लों के जो जानवर होते हैं उनके सीमन होते हैं, वो नाइट्रोजन के अंदर ही सुरक्षित रखे जाते हैं। दूसरा, ये इसके पॉइंट हुए कि ये याद रखना आप, ख़ास तौर से यही आता है चिप्स के पैकेट या फिर जो हमारे बुक्स होती हैं, बुक्स जो पुरानी किताबें हैं, किताबों का मतलब यहाँ पर बहुत पुरानी किताबों से हैं वो। और नाइट्रोजन जब तक है तो नाइट्रोजन के कारण चीज़ें एकदम से नहीं जलती, यानी अगर नाइट्रोजन न हो तो चीज़ों में एकदम से आग भी लग सकती है, एकदम से चीज़ें नहीं जलती हैं। ऑर्गन हमने कहा कि निष्क्रिय गैस है जो एकमात्र, हमने कहा ये अक्रिय, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं, जबकि 100% ये निष्क्रिय है। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमने किया कि फोटोसिंथेसिस में इसका यूज़ होता है और ये ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा इसका योगदान होता है। तो हमने यहाँ पर किया वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली गैस और उनका योगदान। ऑक्सीजन जो 21% है, हाँ इसका फंक्शन तो हम जानते ही हैं, श्वास हम लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो इसका यूज़ है कि ये सपोर्टिव इन कंबशन, दहन की पोषक है, यानी चीज़ों को जलने में हेल्प करती है जबकि स्वयं नहीं जलती है। तो ये तो था वायुमंडल की गैसों के बारे में। ये तो कभी हम पूरा जब साइंस में करेंगे तब भी इसको करेंगे। अब ये हमारे वायुमंडल की लेयर्स हैं। जो पहली लेयर्स है इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ का मतलब होता है विचलित होना, यानी यहाँ पर आंधी तूफान बादल बने रहते हैं और धरातल से लेके सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के धरातल से लेकर के 13 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। यानी अगर हम क्षोभमंडल की बात करें पोल से तो इसकी जो हाइट है वो है 8 किलोमीटर। और अगर हम बात करें इक्वेटर से, यानी भूमध्य रेखा से इसको मानने, वो हमने सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो भूमध्य रेखा से है 18 किलोमीटर। तो अगर हम ध्रुवों से क्षोभमंडल को मापने लगें तो अभी हम करेंगे कि क्षोभमंडल में क्या है। पोल से, पृथ्वी के पोल से मापे तो 8 किलोमीटर तक आएगा, इक्वेटर से मापे तो 18 किलोमीटर तक आएगा, इसलिए एवरेज हमने इसको 13 किलोमीटर लिखा है। औसत पूछा जाए तो 13 ही आएगा, अलग अलग पूछा जाए तो हमने अलग अलग इसको यहाँ पर लिख लिया है। क्षोभमंडल, क्षोभ का मतलब है विचलित और विचलित का मतलब होता है सभी मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन हम जानते हैं, आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि, जितने भी तरह के मौसमी चेंजेस हैं, वेदर जितनी भी कैलेमिटीज़ हैं, चक्रवात हैं, कुछ भी है, वो इस 13 किलोमीटर के दायरे में ही होता है। इसलिए बड़ा आसान सा प्रश्न बन जाता है कई बार टीचिंग वगैरह के एग्ज़ाम में, SST में, कि क्षोभमंडल में हम वायुयान क्यों नहीं उड़ा सकते। तो एमरजेंसी में तो हेलीकॉप्टर तो उड़ सकता है क्योंकि एमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है, लेकिन प्लेन इस मंडल में नहीं उड़ाए जा सकते। तो उसका कारण है मौसम का बदलाव बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट क्षोभमंडल के बारे में कि क्षोभमंडल के अंदर अगर हम बात करें, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हम कर रहे हैं, लगभग 5 से 6 किलोमीटर, जिसको हम लगभग 5.5 किलोमीटर बोल सकते हैं, यहाँ पर 75% वायुमंडल आ जाता है। यानी वायुमंडल में जितने भी चीज़ें हैं उसका 75% कहाँ तक मिल गया, धरातल से 5.5 किलोमीटर तक। यानी ऊपर वायुमंडल है लेकिन वहाँ पर चीज़ें उतनी ही कम हो गई हैं। इसलिए हमने जो हमने डायग्राम बनाया है वो ऐसा है कि नीचे वायुमंडल यानी हवा, गैस, धूलकण सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर
वायुमंडल यानी हवाएं बहुत कम हो गई हैं, जितना ऊपर जाएंगे तो 5.5 किलोमीटर तक 75% वायुमंडल आ जाता है। दूसरा, क्षोभ मंडल के अंदर क्या है कि जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। और ये सिर्फ अक्षोभ मंडल में होता है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे वायुमंडल में जारी रहता है। तो इसको हम मान सकते हैं कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 6.4 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। यानी क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो तापमान 1 किलोमीटर के साथ साथ कितना होता जा रहा है, 1 डिग्री घटता जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 13 किलोमीटर पे टेम्परेचर कितना मिलेगा, बहुत एक तरह का बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके इसको रोक के बता सकते हैं कि 13 किलोमीटर पे टेम्परेचर कितना मिलेगा। तो मैं बता देता हूँ फिर भी, लेकिन आप एक बार ज़रूर सोचना और फिर देखना कि हमारा मैच हुआ या नहीं। पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। ये पृथ्वी का औसत तापमान है। तो औसत तो 15 तो हमें यहाँ नीचे लेना ही पड़ेगा। 15 डिग्री से शुरू करते हैं और 13 किलोमीटर तक चलते हैं। 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री कम हो गया, तो 13 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा, लगभग हम मान सकते हैं इसको 84, यानी 84 कम हो गया। लेकिन 15 हमारे पास था तो 15 इसमें से घटाना पड़ेगा, तो तापमान हमें कितना मिलेगा, -69 डिग्री सेल्सियस। इसको समझ लेना कि क्या कंसेप्ट था, क्योंकि 15 ऑलरेडी पृथ्वी पे मानना पड़ेगा। फिर जब ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री पे 1 किलोमीटर पे 6 या 6.4 डिग्री कम हो जाएगा। तो 13 किलोमीटर तक कम होते होते लगभग 84 कम हो गया, लेकिन जो था वो उसमें से घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा कैसी होती है, बहुत ठंडी होती है, क्योंकि टेम्परेचर गिरता हुआ चलता है। तो ये थे क्षोभ मंडल के बारे में पॉइंट, और इसका कंप्लीट कंसेप्ट क्षोभ मंडल का, कि बादल यहीं बनते हैं, आंधी तूफान यहीं आते हैं, कितनी इसकी हाइट है, क्या है, वो हमने सब यहाँ पर किया। अब देखें, क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरा मंडल, ये यानी यहाँ लगभग 15 के बाद जो शुरू हो जाता है, या 18 के बाद या 13 के बाद इसको मान सकते हैं, इसको हम बोलते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप का मतलब है कि तापमान एक जैसा रहता है। इसी समताप मंडल के अंदर हमें 15 से 35 किलोमीटर तक क्या मिलता है, ओजोन परत। ओजोन एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। ओजोन के बारे में हम अलग से क्लास बनाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर कर लेते हैं। ओजोन का मतलब है ऑक्सीजन की 3 परतें। ओजोन का मतलब है ऑक्सीजन की 3 परतें, इस तरह से। यानी इसका बनने का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन प्लस अल्ट्रावायलेट, इसको कंप्लीट कंसेप्ट हम किसी और क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑक्सीजन की 2 लेयर्स के साथ जब अल्ट्रावायलेट मिल जाए तो ओजोन बन जाती है, और वही ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट को रोकती है। ये थोड़ा कंट्राडिक्शन लगता है हमें, लेकिन ये पॉइंट ऐसा ही है। यानी अल्ट्रावायलेट ओजोन के बनने में हेल्प करती है, और फिर ओजोन बनने के बाद क्या करती है, उस अल्ट्रावायलेट को ही रोक लेती है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ इसको बोलते हैं, पृथ्वी का कंबल बोलते हैं ओजोन परत को, क्योंकि ऊपर से आने वाली अल्ट्रावायलेट को रोक लेता है, जबकि बनता उसी से है। यानी अल्ट्रावायलेट भी अभी हम करते हैं कि क्या होता है। तो समताप मंडल, तापमान एक जैसा रहता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वायुयान उड़ा सकते हैं, क्योंकि मौसम के परिवर्तन यहाँ पर नहीं होते। तो एक तो हमने समताप मंडल की क्या क्या खासियत की। समताप मंडल में तापमान एक जैसा रहता है, प्लेन उड़ सकते हैं,
ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन हमने किया कि कैसे बनती है। तो ये समताप मंडल के फीचर्स हैं। दूसरा फीचर समताप मंडल का क्या है कि यहाँ तापमान बढ़ जाता है, और उसका कारण कुछ कुछ आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है ओजोन परत जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट को रोक लेती है। उसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो खासियत क्या है, क्षोभ मंडल में तापमान घटा था, समताप मंडल में तापमान क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन किसके कारण बढ़ रहा है, समताप मंडल में क्या है, ओजोन परत है, इसीलिए तापमान बढ़ रहा है। तो एक दो पॉइंट और मैं इसके यहाँ पर लिखूँ। जैसे हमने किया कि ये ऑक्सीजन की 3 परतें हैं, इसी को हमने बोला कि ओजोन। सूर्य से जो ऊपर से किरणें आती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। यानी ये कैसी हैं, अदृश्य हैं। ये आप मान लेना कि जो सूर्य की किरणें दिखाई नहीं देती हैं, पकड़ में नहीं आती, उसी को अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। तो जब ये सूर्य की किरणें वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की 2 परतों से टकराती हैं, ये हमने बनने के बाद का लिखा है, यानी अल्ट्रावायलेट इससे टकराया तो एक एडिशनल लेयर और बन जाएगी, और उससे क्या बन जाएगा, O3, और ये अल्ट्रावायलेट को रोक के रखेगा यहाँ पर, बाकी को जाने देगा, यानी एक तरह का फिल्टर हो जाता है। लेकिन जब पृथ्वी के धरातल से नीचे से CFC ऊपर जाती है तो ये इस ओजोन परत में छेद कर देती है, और उस छेद के कारण जो अल्ट्रावायलेट ऊपर रुका हुआ है वो नीचे आने लगता है। तो ओजोन परत को खतरा किससे है, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, जिसको CFC बोलते हैं। ओजोन परत बनती कैसे है, जो हमने अभी किया, अल्ट्रावायलेट किससे टकराई, ऑक्सीजन से। खतरा किससे है, CFC से है। रोकती किसको है, अल्ट्रावायलेट को है। बनती किससे है, अल्ट्रावायलेट से, और है क्या, ऑक्सीजन ही है। तो ये इस अल्ट्रावायलेट को रोकने के कारण समताप मंडल में टेम्परेचर को ऊपर की परतों में थोड़ा सा बढ़ा देती है, और इन्हीं क्षोभ मंडल की ऊपर और समताप के नीचे वायुयान जो है उड़ाए जाते हैं। तो ये था समताप मंडल, ओजोन परत। ओजोन का थोड़ा सा और मैं आपको हिंट दूं कि इसमें छेद किसके कारण होता है, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन के कारण। लेकिन हम क्या सुनते हैं कि 1984 में अंटार्कटिक या अंटार्कटिक जिसको हम बोलते हैं, अंटार्कटिक पर ओजोन में छेद पाया गया, जबकि अंटार्कटिक पे कोई भी नहीं रहता। CFC का तो सवाल ही नहीं है, पोल्यूशन का तो सवाल ही नहीं है। फिर भी अंटार्कटिक के ऊपर जो वायुमंडल है वहाँ के ओजोन परत में छेद पाया गया, जबकि वो अब 2020 में हील भी हो गया है, भर चुका है। तो उसके छेद का कारण है, हम सिर्फ यही पॉइंट लिखेंगे ओजोन का, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं ओजोन। ओजोन की जो परत है पोल्स की तरफ कैसी है, पतली है, और भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर मोटाई सर्वाधिक है ओजोन परत की। यानी ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो हम कहेंगे भूमध्य रेखा के ऊपर जो वायुमंडल है, जो अंतरिक्ष है, वहाँ पर जो ओजोन मौजूद है उसकी मोटाई सबसे ज़्यादा है, और पोल्स की तरफ जो ओजोन परत की मोटाई है वो सबसे कम है। और अंटार्कटिक पर बर्फ़ पर सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अंटार्कटिक की अगर हम बात करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं सौर परावर्तन सर्वाधिक होता है, क्योंकि सौर परावर्तन या रिफ्लेक्शन वो सफ़ेद रंग पे सबसे ज़्यादा होता है। तो अंटार्कटिक पे जो बर्फ़ है उसका कारण है कि यहाँ पर सूर्य की किरणों का परावर्तन बहुत अधिक होता है, और परतें जो हैं वो वैसे ही पतली हैं, तो सौर परावर्तन के कारण उसमें छेद हो जाता है। अंटार्कटिक पे छेद होने का कारण CFC नहीं है, सूर्य का जो परावर्तन है
दूसरा, जो परतों की मोटाई है वो कम है और सूर्य का परावर्तन वहाँ पर उस पतली सी लेयर्स को छेदने में कामयाब हुआ, जबकि वो अपने आप अब हील भी हो गया है। तो अब उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो छेद ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। 2020 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो ये हमने किया कि भूमध्य रेखा पर मोटाई सबसे ज़्यादा है। मैं इसका थोड़ा सा ओजोन का आपको, जैसे अब ये हमारी पृथ्वी है, मान के चलिए ये पोल्स हैं दोनों साइड हमारे, और ये इक्वेटर है। इसके ऊपर जो ओजोन परत है वो कुछ ऐसे है, यानी इक्वेटर के ऊपर ओजोन परत ही कैसी है, उसकी परत कैसी है, मोटी है, और जबकि पोल्स की तरफ कैसी है, वो पतली है। तो यहाँ पर जो सौर किरणों का परावर्तन है उसके कारण यहाँ छेद हो जाता है। तो समतापमंडल के बाद फिर हमारा आ जाता है आगे मध्यमंडल, जो 50 से 80 किलोमीटर तक है। तो मध्यमंडल की इतनी खासियत नहीं है, जबकि यहाँ पर बताया गया कि टेम्परेचर -100 डिग्री है मध्यमंडल में। कुछ तरह के बादल बनते हैं जिनको नाक्टिसुलेंट बोलते हैं। तो नाक्टिसुलेंट टाइप के बादल यहाँ पर बनते हैं, नाक्टिसुलेंट बादल। और एनसीईआरटी में तो इतना तक लिखा गया है, क्योंकि पूरा जो ये 30 किलोमीटर का लेयर है 50 से 80, सारे में -100 नहीं है। ऊपर की परतें बहुत गर्म हैं, उल्का पिंड जलने लगते हैं। मध्यमंडल में आते ही उल्का पिंड जलने लगते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हमने एक साथ किए तो प्रश्न आ जाता है कि हमारा सबसे ठंडा मंडल कौन सा है। तो जहाँ पर -100 टेम्परेचर है, किसी में भी हमने अभी तक -100 नहीं किया, 100 मंडल भी नहीं किया। समताप में टेम्परेचर बढ़ ही जाता है, तो मध्य मंडल में टेम्परेचर क्या है, घट गया। तो आप देखना कि तापमान कैसे चल रहा है। 100 मंडल में तापमान घटा, समताप में बढ़ा, और मध्य मंडल में फिर से गिर गया। उसके बाद इसमें समताप मंडल तक ही मुख्य पॉइंट आते हैं, उसके बाद जो है एक एक दो पॉइंट हैं। 80 से 400 किलोमीटर तक कौन सा मंडल पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं आइनोस्फेयर, यानी आयन मंडल। तो आयन मंडल को कई बार मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी बोलते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, यानी रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो जब रेडियो तरंगें यहाँ से परावर्तित होंगी तो हमारा जो इंटरनेट है, जो हमारा संचार है, टेलीकम्युनिकेशन है, वो यहीं से संचालित होता है, यानी नीचे से सिग्नल जाता है, इसी मंडल में टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए इसको कई बार चुंबकीय मंडल, विद्युत चुंबकीय मंडल इसको बोला जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन से मंडल में है, आयन मंडल में है। हमारा इंटरनेट संचार कहाँ से चलता है, आयन मंडल से चलता है। इसको तापमंडल भी बोलते हैं, क्योंकि अब तापमान बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद लास्ट में उसको हम बोलते हैं बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल में एकदम से तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो 400 किलोमीटर के बाद हमने यहाँ पर रेंज क्यों नहीं लिखे कि कितने तक पाया जाता है, क्योंकि उसकी खोज इतनी नहीं हुई है। तो कहीं पर 16,000 भी है, कहीं पर 29,000 भी है, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि हम कहाँ तक महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ऊपर 800 किलोमीटर तक का ही महत्व है, जबकि वायुमंडल 16,000 किलोमीटर तक माना जाता है। और 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो लिख लेते हैं वो पॉइंट भी हम। ये बाह्य मंडल जो हमने लिखा, सिर्फ इसको लिख सकते हैं कि टेम्परेचर हाईएस्ट है, 5000 डिग्री भी पाया जाता है, लेकिन बड़ा रेयर कंडीशन में होता है। यानी उसमें ऐसा नहीं है कि वो एकदम से 5000, वो गोले मिलते हैं 5000 जैसे। अब कोई यहाँ पर बाह्य मंडल में चला जाए तो ऐसे गोले हैं 5,000 डिग्री सेल्सियस के, यानी बीच में क्या है, बिल्कुल ओपन स्पेस है जहाँ पर कोई टेम्परेचर है ही नहीं। तो अब आप देखें, 100 मंडल में टेम्परेचर ये गिरने का साइन है,
समताप मंडल में बढ़ने का साइन है, मध्य मंडल में फिर गिरने का साइन है, आयन मंडल में बढ़ने का है और बाह्य मंडल में बढ़ने का, यानी यहाँ पर तापमान गिरा क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में तापमान बढ़ा, मध्य मंडल में फिर कम हुआ, सबसे कम हुआ, आयन मंडल में बढ़ता है और बाह्य मंडल में बहुत बढ़ता है। तो ये इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर हम बोलते हैं, तापमान का उत्क्रमण बोलते हैं कि तापमान कैसे चल रहा है। तो हमने किया कि 5.5 किलोमीटर तक बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी पॉइंट हमारे पास आता है कि 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं होती, यानी ये रिसर्च कहती है कि वायुमंडल में 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। और गैसें हैं, जल वाष्प है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर बहुत गैस है। आप देखेंगे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हमने किया नाइट्रोजन, लेकिन पूरे कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में बात करेंगे तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। तो जब वायुमंडल क्रॉस हो जाता है फिर तो अंतरिक्ष आ जाता है, स्पेस आ जाता है। तो हमारा वायुमंडल ग्रेविटी से टिका हुआ है। ये उसकी परतें हैं जो 1 बाय 1 हमने लिखा, एक बार फिर लिख देते हैं क्योंकि इनका कई बार क्रम पूछ लिया जाता है। क्षोभ मंडल ये वाला, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद है बाह्य। इसको कई बार ताप मंडल भी बोल देते हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आगे की क्लासों के लिए जुड़े रहिए, जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।